नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है भी हम भारत की राज्य व्यवस्था कर रहे थे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हमारा भाग नंबर 5 चल रहा था। भाग नंबर 5 के अंदर हमने 120 तक जो अनुच्छेद थे वो कवर कर लिए थे। आज हमारी बारी है 121 के आगे के अनुच्छेद पढ़ने की। ठीक है। भाग नंबर 5 के ऊपर मैंने आपको बोला था सबसे बड़ा भाग है भारत के संविधान का। 22 भाग हैं, टोटल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। सारी की सारी अनुसूचियां करवा दी, 4 भाग कंप्लीट करवा दिए और 5वां भाग 2 या 3 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 120 तक मैंने आपको करवा दिए थे अनुच्छेद। आज हमारी बारी है 121 से लेके 127 तक पढ़ेंगे। 121 से लेके बाई डिटेल चर्चा करेंगे भी 127 तक क्या कुछ दे रखा है, क्या कुछ नहीं दे रखा। तो आइए चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 121। 121 के अंदर क्या दे रखा है। भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। महत्वपूर्ण प्रावधान है, कौन सा प्रावधान है? जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे होता है, देश के अंदर। और जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे होता है, राज्य के अंदर। इन दोनों चीजों के अंदर आपको अंतर पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय देश के अंदर होता है, देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालय हर एक राज्य का अपना अलग से उच्च न्यायालय होता है। कुछ ऐसे राज्य हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही न्यायालय हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही है ना, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। वैसे कुछ न्यायालयों का, जो कुछ राज्यों का न्यायालय है वो एक ही हो सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा को प्रतिबंधित करके और यह सुनिश्चित करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा करता है भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। ठीक है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में, आचरण के संबंध में मतलब कि आचरण का संबंध ऐसे नहीं होता अभी वो न्यायाधीश काला है और वो न्यायाधीश गोरा है। ऐसे आचरण नहीं झलकता किसी का, आचरण झलकता है आपके व्यवहार से, आपके व्यक्तित्व से। ठीक है। तो जो देश की संसद होती है उस संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है। आपको मेंबर बता दिए कितने हैं, कैसे चुने जाते हैं, कौन कौन चुनता है, सब कुछ बताया हुआ है। अभी देख लेना, जो संसद होती है, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके पास यह अधिकार नहीं है भी वो किसी भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ कोई या उनके आचरण के संबंध में संसद के अंदर कोई चर्चा करें। समझ में आ गई ना बात? देश का जो न्यायालय है, देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अंदर जितने भी न्यायाधीश हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ, और जितने भी राज्य हैं, ठीक है, राज्यों के अंदर न्यायाधीश हैं, उन सभी न्यायाधीशों के खिलाफ आप संसद के अंदर चर्चा नहीं करोगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप संसद के अंदर चर्चा नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ चर्चा की जा सकती है, कब की जा सकती है? जब संसद के द्वारा किसी भी न्यायाधीश के ऊपर क्या लगाया जाए, महाभियोग। क्या लगाया जाए? महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। महाभियोग की प्रक्रिया, ये बात याद रख लेना। संसद के अंदर चर्चा की जा सकती है, कब की जा सकती है? जब आप किसी भी देश के अंदर या किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ संसद के अंदर क्या करते हो, संसद के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया लाते हो। उस टाइम आपके पास यह अधिकार होता है कि आप संसद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ या उनके आचरण के ऊपर बातें कर सकते हो। वैसे आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि आप न्यायपालिका के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ संसद के अंदर चर्चा करो। ठीक है। 121 हमारा ये बात करता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर काम करने वाले जितने भी हमारे न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ संसद के अंदर चर्चा नहीं करेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिकार की रक्षा करता है। न्यायपालिका के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। मैंने आपको बोला था व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 चीजें होती हैं जो देश का संचालन करती है।
ठीक है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कहीं ना कहीं जाके एक हो जाती है, लेकिन न्यायपालिका होती है वो इन तीनों से क्या होती है, सबसे अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, न्यायपालिका के पास जो पावर है, न्यायपालिका पावर का कैसे इस्तेमाल करेगी वो कौन तय करता है, वो संसद तय करती है। और संसद के अंदर जो लोग आते हैं उनको कौन चुन के भेजता है, उनको जनता चुन के भेजती है। तो सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है, न्यायपालिका के पास, कार्यपालिका के पास, विधायिका के पास, या भारत के लोगों के पास। ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, भारत के लोगों के पास, भारत के लोगों के पास, यानी जनता जनार्दन है जनाब। ठीक है, 121 समझ में आ गया। अभी बात करते हैं 122 की। यहाँ पे तो था संसद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के व्यक्तियों या न्यायाधीशों के खिलाफ उनके आचरण के संबंध में बोलना प्रतिबंध है। लेकिन 122 के अंदर बिल्कुल 121 का उल्टा कर रखा है। कैसे उल्टा कर रखा है, न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेगा। समझ में आ गई ना बात। संसद के अंदर कोई भी कार्रवाई हो रही है, न्यायालय के पास यह अधिकार नहीं है भी वो संसद के अंदर कोई भी कार्रवाई की जांच करे। ठीक है, संसद के पास यह अधिकार नहीं है। ये बात हो सकती है, अभी आपने अगर कानून बना दिया, कानून बनाने के बाद आप उसको लागू करोगे, तो संसद के पास यह अधिकार है भी वो कानून बनने के बाद में उसको देखेगा भी वो संविधान के क्षेत्र के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। संविधान के क्षेत्र के अंदर आ रहा है तब तो आप उस कानून को नियमित रूप से चलने दोगे। अगर क्षेत्र के अंदर नहीं आ रहा तो उस कानून को क्या करोगे, रद्द करने के लिए संसद को बोल सकता है। कौन बोल सकता है, देश का उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्रवाई पर वैधता प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ये बात क्या है, संसद के अंदर कुछ भी हो रहा है, कौन भी करे, कैसे भी करे, उसको न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है, या न्यायपालिका को संसद से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे संसद के अंदर बैठ के कुछ भी करो, कुछ भी बातें करो, या देश के विकास की बातें करो, कानून बनाओ, न्याय बनाओ, संसद को न्यायपालिका को संसद से कोई मतलब नहीं है 122 के अंदर। और 121 के अंदर संसद को न्यायपालिका से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देख लेना 121 के अंदर जब महाभियोग लगाया जाता है तब आप संसद के अंदर आ सकते हो। संसद के मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसके खिलाफ महाभियोग लगाओगे तो सुप्रीम कोर्ट की बातें कर सकते हो। और इधर जब कानून बन के तैयार हो जाएगा और जनता के ऊपर इंप्लीमेंट होगा तब संसद जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जांच हो सकती है। इसके बाद में पार्ट नंबर 2 आता है 122 का। संसद का कोई भी अधिकारी या सदस्य, संसद का कोई भी अधिकारी या सदस्य है जिसमें इस संविधान द्वारा इसके तहत संसद में प्रक्रिया या व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने, विनियमित का मतलब होता है दोबारा शुरू करना, या व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित होती है। अभ्यास के संबंध में किसी भी अदालत के पास अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होगा। उन शक्तियों में से अध्याय 3 राष्ट्रपति को विधायी शक्ति देता है। सिर्फ और सिर्फ ये काम किसके पास होता है, भी संसद की कार्रवाई चल रही है तो संसद की कार्रवाई अगर नहीं चल रही तो उनको सुचारू रूप से चलाने का अधिकार किसको होता है, सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को। अध्याय 3 भारत, इसके अंदर मैंने आपको जब राष्ट्रपति करवाया था तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां करवाई थी, कानूनी शक्तियां करवाई थी ना। कानूनी शक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है भी राष्ट्रपति संसद की कार्रवाई को किसी भी तरीके से सुचारू रूप से चला सकता है या नहीं चला सकता, वो सारा का सारा अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं है भी आप उसको उसके काम के अंदर दखल अंदाजी दो। ठीक है, 121 के अंदर संसद के पास अधिकार नहीं है और 22 के अंदर न्यायालय के पास अधिकार नहीं है, दोनों याद रख लेना। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त है। अध्यादेश का क्या संबंध होता है, अभी जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। संसद के 3 स्तर होते हैं, बजट स्तर, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मैंने आपको बताया था, इनकी अवधि भी लिखाई थी, सबसे छोटा स्तर भी बताया था कौन सा होता है, बजट स्तर। सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होता है और सबसे बड़ा स्तर कौन सा होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ठीक है, 123 के अंदर अभी क्या है, राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र न होने की, संसद के स्तर न होने की बारी कब आती है, जब देख लेना जो बजट स्तर होता है, बजट स्तर कहां से शुरू होता है, यानी पहला स्तर कहां से शुरू होता है, फरवरी से लेके कहां तक चलता है, मई तक। और दूसरा जो होता है कहां से चलता है, जुलाई से लेके कब तक चलता है, अगस्त तक। और तीसरा होता है नवंबर और दिसंबर।
नवंबर और दिसंबर के अंदर 3 स्तर चलते हैं। अभी इनके बीच में देख लेना मई आ रहा है तो जून का क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। जून के अंदर क्या हो रहा है, गैप हो रहा है ना। जून के अंदर संसद अपना काम नहीं करती। संसद अपना काम नहीं करती तब देश के अंदर ऐसी स्थिति आ जाए भी कोई ना कोई कानून लाना जरूरी हो जाए। देश के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए भी कोई ना कोई कानून लाना आवश्यक हो जाए, तब उस कानून को कौन ला सकता है, भारत का राष्ट्रपति ला सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा कानून लाए गए कानून को क्या बोला जाएगा, अध्यादेश बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अध्यादेश बोला जाएगा। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है। एक तो देख लेना, जब संसद का स्तर चल रहा होता है, जब संसद कानून बनाएगी, जो उस कानून की पावर होगी वही पावर राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए अध्यादेश की भी होगी। ठीक है, यानी जनता पे जैसे संसद द्वारा कानून बना के लागू किया जाता है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके वो कानून लागू किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद इसे संसद पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इस बात का क्या मतलब है, जैसे राष्ट्रपति ने कानून ला दिया, कानून लाने के बाद में जून के अंदर कानून लेके आए राष्ट्रपति, ठीक है, जून के अंदर राष्ट्रपति कानून लेके आए और जुलाई के अंदर हमारा क्या हो जाता है, मानसून सत्र शुरू हो जाता है। जुलाई के अंदर हमारा मानसून सत्र शुरू हो गया 1/7/2023 का उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इस दिन हमारा मानसून सत्र शुरू हो गया। शुरू होने से 6 सप्ताह के भीतर 1/7/2022 से 2023 से लेके 6 सप्ताह के अंदर अंदर आपको उस कानून को संसद के अंदर क्या करना होगा, पारित करना होगा, या संसद के सदस्यों को उस कानून को देखना होगा। अभी राष्ट्रपति जब संसद को उसके संसद का स्तर नहीं चल रहा था, तब राष्ट्रपति ने जो कानून लाया था वो कानून कैसे है, सही है या गलत है, उसकी अवधि कितनी होती है। एग्जाम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, अवधि कितनी होती है, 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। या तो आपको दे देगा 6 सप्ताह या आपको दे देगा 42 दिन। कितना दे देगा, 42 दिन दे देगा। दोनों के अंदर कोई भी अंतर नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, एक साथ से शुरू हुआ तो एक साथ से लेके 6 सप्ताह जोड़ लेना, जब तक ये होगा। अगर तब तक कि संसद के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया तो ठीक है, अगर संसद ने उस कानून को 6 सप्ताह तक अनुमोदित नहीं किया तो वो कानून अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात, कानून क्या हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देख लेना नेक्स्ट के अंदर क्या बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद में संसद या तो इस अध्यादेश को पारित कर सकती है, राष्ट्रपति के अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाया जाएगा तो 6 सप्ताह के भीतर अगर संसद जांच करेगी तो संसद पारित कर सकती है। अगर संसद इसे अस्वीकार कर सकती है, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि बीत जाने पर अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी बात बताई थी। 6 सप्ताह की अवधि बीत जाने पर, बीत जाने का क्या मतलब होता है, अभी संसद के सामने आपने कानून रखा, भी हमने ये कानून बनाया था जब संसद सत्र के अंदर नहीं थी, तब ये कानून बनाया था, इसे या तो संसद स्वीकार कर सकती है, यानी ये कानून संसद कंटिन्यू ही कर सकती है, भी ये कानून कंटिन्यू रहेगा। अगर संसद कंटिन्यू नहीं करती या संसद उस कानून की जांच नहीं करती तो 6 सप्ताह की अवधि बीत जाने के ऊपर अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात, प्रभावहीन हो जाएगा। 3 नंबर पॉइंट इसका क्या है, चूंकि सदन के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 मंथ या 6 महीनों का हो सकता है, इसीलिए अध्यादेश का अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू हो सकता है। इस बात का भी क्या मतलब होता है, जब मैंने आपको सत्र पढ़ाए थे, संसद के स्तर 3 प्रकार के, बजट स्तर, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 प्रकार के करवाए थे ना। तीनों प्रकारों के अंदर मैंने आपको बताया था अभी 2 सत्रों के बीच, 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि मैंने आपको बोला था कितनी हो सकती है, 6 माह हो सकती है। कितनी हो सकती है, 6 माह की अधिकतम अवधि हो सकती है। ठीक है, 6 माह तो वो होगी। 6 माह के बाद अगर देख लेना, 6 माह के बाद संसद दोबारा सत्र के अंदर आएगी, संसद दोबारा सत्र शुरू होगा, 6 माह तो बीत गए। इसके बाद में सत्र शुरू कहां से होगा, 1/7/2023 से, उदाहरण के लिए
दोबारा सत्र के अंदर आ गई संसद, दोबारा सत्र के अंदर आ गई तो एक साथ से लेके आगे तक 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है। 6 मंथ तो आपके पास जो चल रहे हैं संसद के अंदर, जो अवधि थी संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 मंथ, तो उसकी बात कर रहा है ये। 6 मंथ का तो उसकी बात कर रहा है, क्योंकि अंतराल ज्यादा से ज्यादा अंतराल इतना ही हो सकता है। और इसके बाद में जब संसद सत्र के अंदर आ जाएगी, उससे लेके 6 सप्ताह और जोड़ लेना, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 मंथ और 6 सप्ताह हो सकती है, ठीक है। ये बात याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये इस चैप्टर की, भी अध्यादेश द्वारा जारी अवधि लगभग कितनी हो सकती है, तो आपको बताना है 6 महीने और 6 सप्ताह, ठीक है। 6 मंथ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच ज्यादा से ज्यादा अवधि 6 मंथ की हो सकती है। और 6 सप्ताह कौन से, जब संसद सत्र के अंदर आ जाएगी वहां से लेके आगे तक 6 सप्ताह की अवधि वो काउंट हो जाती है, तो इसलिए बोला जाता है अधिकतम अवधि 6 मंथ और 6 सप्ताह की हो सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश वापस ले सकते हैं। इस बात का क्या मतलब होता है, जैसे राष्ट्रपति ने कानून बना दिया, कोई भी कानून XYZ कोई भी बना दिया, कानून बनाने के बाद में राष्ट्रपति को अगर संसद सत्र के अंदर नहीं भी है, सत्र के अंदर नहीं भी है, उदाहरण के लिए समझ लेना, संसद सत्र के अंदर नहीं है, राष्ट्रपति ने कानून बना दिया, अभी कानून बनाने के बाद में क्या करेगा राष्ट्रपति, 1 मंथ तक तो देख लिया राष्ट्रपति ने भी, ठीक है, अपना कानून इंप्लीमेंट होने के बाद में हालात काबू में हो गए या हालात सुधर गए या जिस चीज के लिए कानून बनाया था वो चीज बिल्कुल पटरी पे आ गई, ठीक है। तो बिल्कुल पटरी पे आ जाने के बाद में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अपने द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, भी हमारे द्वारा जो कानून बनाया गया था हम उसको खुद ही क्या करते हैं, प्रभावहीन करते हैं, ठीक है। ये अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। और इसके बाद में अनुच्छेद 124 शुरू हो जाता है। और इसके बाद में देख लेना एक क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, भी देश के लिए अगर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाए तो वो कैसे देश के हित में होगा, देश के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, ठीक है। बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन है। तो ज्यादा देखा जाए या ज्यादा पाया जाए तो देश के लिए कैसा होता है, वो प्रतिकूल होता है। क्यों प्रतिकूल होता है, क्योंकि जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुन के भेजे थे संसद के अंदर, ठीक है, संसद के अंदर भेजा गया था किनको, सांसदों को भेजा गया था, क्यों भेजा गया था, कानून बनाने के लिए। अभी जो जनता द्वारा चुन के भेजे गए थे वो तो छुट्टी पे चल रहे हैं, ठीक है। और जो सांसदों के द्वारा जो बंदा चुना गया था राष्ट्रपति, वो क्या कर रहा है, जनता के लिए कानून बना रहा है, क्या कर रहा है, जनता के लिए कानून बना रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बोला जाए तो देश के लिए क्या होता है, प्रतिकूल होता है, क्या होता है, प्रतिकूल माना जाता है, ठीक है। अध्यादेश जारी करना देश के लिए क्या माना जाता है, प्रतिकूल माना जाता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रख लेना, क्यों माना जाता है, क्योंकि जनता ने जिसको कानून बनाने के लिए चुना था वो तो छुट्टी पे चल रहे हैं, और जिसको जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने चुना था, राष्ट्रपति को तो जनता से कोई मतलब नहीं है, ना ही तो वो तो कोई भी अध्यादेश ला सकता है, और ना ही उसको जनता के द्वार पे वोट मांगने जाना है। कभी आया क्या राष्ट्रपति ऐसे गले में माला डाल के और हाथ जोड़ के भी मेरे को वोट देना है इस बार, जनता के पास नहीं आता ना। जनता के पास कौन आते हैं, सांसद और MLA आते हैं, वो भी आजकल नहीं आते, उनके आगे चेले चमचे बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है, जब भी अध्यादेश आता है तो देश के हित के अंदर नहीं होता, होता तो हित के अंदर ही है, लेकिन ज्यादातर माना जाता है भी वो प्रतिकूल माना जाता है ज्यादातर। इसके बाद में उम्मीद करता हूं आपको 23 के अंदर अध्यादेश के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं 124 के अंदर। 124 एक के तहत कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब ये होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी देश का सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI होगा, और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश, ठीक है, और 7 से अधिक अन्य, ठीक है। आपने 123 के अंदर अध्यादेश समझ लिया था, 124 के अंदर देख लेना के तहत कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा या उच्चतम न्यायालय होगा, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश, वो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाएगा और देश का मुख्य न्यायाधीश भी माना जाएगा, CJI। और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश तब तक नहीं हो सकते जब तक कि
कानून की बैठक या अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित न हो। अब ये संख्या निर्धारित कौन करता है? संख्या निर्धारित कौन करता है? संख्या निर्धारित करती है देश का संसद। तो संसद के पास, देश के संसद के पास अथाह शक्ति होती है, ये बात ध्यान में रख। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33+1, 33 तो हो जाएंगे न्यायाधीश, और एक है जो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। तो कितनी हो जाएगी टोटल संख्या? टोटल संख्या हो जाएगी हमारे पास 34। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और निचले न्यायालय, तीन न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश के अंदर एक ही होता है, उच्चतम न्यायालय राज्य के अंदर एक होता है, और निचले न्यायालय यानी जिला न्यायालय होते हैं, वो प्रत्येक जिले के अंदर एक न्यायालय होता है, उससे वो क्या बोलते हैं? निचले स्तर के न्यायालय बोलते हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 2019 में 4 न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है, और मुख्य न्यायाधीशों सहित ऐतिहासिक शक्तियों को 31 से 34 कर दिया गया। कितनी संख्या बढ़ाकर कर दी है? 31 थी पहले, अब कितनी कर दी गई है? 34 कर दी गई है। और संख्या आपको पूछ ले तो 33+1 है, 34+1 नहीं है, 33 आपके हो जाएंगे न्यायाधीश, और एक जो है वो क्या हो जाएगा? वो मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, जो भारत का भी मुख्य न्यायाधीश होता है और संसद का भी, सॉरी, उसका सर्वोच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश होता है। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। जब मूल रूप से जब सर्वोच्च न्यायालय बना था ना, तब कब बना था? 1950 के अंदर। कब बना था? 1950 के अंदर बना था। ठीक है, और कितनी संख्या थी इसकी? 50, सॉरी 8 संख्या थी। 8 का मतलब ये होता है 7+1। ठीक है, मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर करवाया भी था, भी वर्तमान के अंदर 7 से अधिक नहीं हो सकती। ये तब की बात है जब सर्वोच्च न्यायालय बना था। ठीक है, और आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय बनाने का प्रावधान किस देश से लिया गया था, तो वो कौन सा देश है? अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका, या यूएसए बोल सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में देख लेना, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, संसद उन्हें वोट देने के लिए अधिकृत है। संसद उन्हें वोट देने के लिए अधिकृत है, इस बात का क्या मतलब है? आगे जब 124 कंप्लीट करवाऊंगा तब समझा दूंगा। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, संविधान को दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित किया गया संविधान ने। यह मुख्य न्यायाधीशों को किसी अन्य स्थान या एक से अधिक स्थान से सर्वोच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इस बात का क्या मतलब है? जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, मुख्य न्यायाधीश को किसी अन्य स्थान या एक से अधिक स्थान के सर्वोच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से इस संबंध में निर्णय ले सकता है। ठीक है, यह प्रस्ताव केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। वैकल्पिक है, यह अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में किसी अन्य स्थान पर नियुक्ति करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकता। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो किसी अन्य न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए आदेश नहीं दे सकता। इसके बाद में बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसे की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेशकश राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन नियुक्ति करता है? सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी कौन करता है? राष्ट्रपति। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति उनकी यानी मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यदि राष्ट्रपति को शामिल करना आवश्यक है तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर ली जाती है। ठीक है, कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, सॉरी उच्च न्यायालय द्वारा परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। परामर्श के बाद यानी जो उच्चतम न्यायालय या मुख्य न्यायालय के क्या होंगे? न्यायाधीश होंगे ना, मुख्य न्यायाधीश, उनके परामर्श के बाद में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यदि आवश्यक है तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य होता है। अनिवार्य होता है, किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर करनी है तो राष्ट्रपति के साथ परामर्श करना।
वर्ष 1950 में 1950 से 1973 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा रही थी। 1950 से में बना था, मैंने आपको बताया। 50 से लेके 73 तक कौन सी परंपरा थी? भी जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, सबसे ज्यादा उम्र का, उसको क्या कर लिया जाता था? उसको भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिया जाता था। ये एक परंपरा ही बनी हुई थी। ठीक है। 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन हुआ। उल्लंघन कैसे हुआ? 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को हटा दिया गया और एक एन रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया। यानी 3 जो सबसे बड़े या सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे उनको तो हटा दिया गया। इस परंपरा का उल्लंघन हुआ ना। अगर आप सबसे बड़े व्यक्ति को बनाओगे तो इनको बनाना चाहिए था, इन तीनों में से एक। लेकिन 73 के अंदर इस परंपरा का उल्लंघन हुआ तो एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया या नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद में वर्ष 1977 में इसका पुनः उल्लंघन हुआ जब 10 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को पद से हटा दिया गया और यू बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई। कब की गई थी? 1977 के अंदर उल्लंघन हुआ और 1973 के अंदर उल्लंघन हुआ। ये दो बातें याद रख लेना। सरकार की इस स्वायत्तता में सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 को रद्द कर दिया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, मैंने आपको बता दिया भी, वो भारत का भी क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। न्यायाधीशों की योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त होने के रूप में की जाने वाली व्यक्ति या पद स्थापित योग्यताएं आदरणीय उपाधियां होती हैं। कैसे होती हैं ये देख लेना। भारत का नागरिक होना चाहिए, या भारत का नागरिक या भारत के अंदर जन्म पत्रिका हो। उसे कम से कम 5 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है ना जो राज्य के अंदर होता है। उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर एक से अधिक न्यायालय के न्यायाधीश का पद, न्यायाधीश का पद यानी 5 साल तक किसी भी राज्य के अंदर जो उच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश होना चाहिए। उसे 10 साल के लिए उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर एक में से अधिक उच्च न्यायालय का प्रमुख यानी वकील होना जरूरी है। या राष्ट्रपति के मत एक प्रतिष्ठित न्यायवादी की जन्म तिथि होती है। इसका क्या मतलब होता है? या तो आप किसी उच्च न्यायालय के अंदर 5 साल तक क्या हो? न्यायाधीश हो। कितने साल तक? 5 साल तक। या किसी उच्च न्यायालय के अंदर 10 साल तक क्या हो? आप वकील हो। ठीक है। या राष्ट्रपति की नजर में आप दी बेस्ट आदमी हो, न्यायवादी हो। ठीक है। तो आपको क्या कर दिया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा या न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। कुछ पद ऐसे हैं जिनकी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की जाती और अधिकतम आयु कितनी है इसकी? 65 वर्ष है। ठीक है। और न्यूनतम आयु यानी जब व्यक्ति दूसरों के फैसले पर अपना फैसला सुनाने लग जाए तब समझदारी व्यक्ति होगा ना। ये तो कौन 21-22 साल लड़न बना जज बना दिया? कभी हुआ है क्या ऐसा? इसीलिए इन मामलों के अंदर न्यूनतम आयु नहीं निर्धारित की जाती, अधिकतम आयु निर्धारित की जाती है। क्यों नहीं की जाती? अभी मैंने आपको बता दिया। शपथ एवं प्रतिज्ञान, सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति न्यायाधीश को शपथ लेनी होगी। न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सीधा प्रश्न आ जाए, या तो राष्ट्रपति दिलाता है या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है। भी मैं छुट्टी पर हूं, तो इंतजार सौगंध चुका दे। ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या कर देगा? वो व्यक्ति उस न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कर देगा? शपथ दिला देगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। अभी कसम उठाएगा तो यहाँ तो कौन भी विद्या पढ़ाई की शौकन लगा है, ऐसे तो कसम नहीं उठाएगा। कैसे उठाएगा? भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की कसम उठाएगा। भारत की प्रभुता, प्रभुता और अखंडता मैंने आपको बताई थी। पूरे भारत को क्या किया जाता है? अखंड भारत बोला जाता है। और प्रभुता यानी भारत अपने मामले, अपने फैसले लेने में भारत खुद क्या है? निर्भर है। प्रभुता को अगुण बनाए रखेंगे, अगुण। और अपनी पूर्ण योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय या पूर्व अनुराग या देश से पालन पोषण करेंगे। ये तीनों बातें याद रख लेना। भारत के संविधान की कसम उठाएगा और भारत के प्रभुता और अखंडता को अगुण रखेगा और बिना किसी के भय के। यहाँ तो कौन ही नहीं भी न्यायाधीश आप अभी को कभी छोरो वो किडनैप कर लिया और कभी पोतों की किडनैप कर लिया या कभी कोई सका संबंधी किडनैप कर लिया, ऐसे नहीं होता आजकल। वो फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, बाहर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नहीं अच्छा लगता। संविधान है, विधि की मर्यादा बनाए रखेंगे।
इसके बाद में न्यायाधीशों का कार्यकाल। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीशों का पद तय नहीं है संविधान के अंदर। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रोविजन लिखे गए हैं। कौन कौन से? वह 65 साल की आयु तक पदहीन रह सकता है। उनके मामले में संसद द्वारा स्थापित संस्था या किसी पर्सन का उत्तर दिया गया है। यानी कितना रह सकता है? अधिकतम 65 वर्ष तक। ठीक है। वह राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति पद से यानी राष्ट्रपति को खुद त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के समर्थक का पद हटाया जा सकता है। ठीक है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी न्यायाधीश को हटा सकते हैं। और क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। कौन करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति कैसे हटा सकते हैं? संसद के द्वारा महाभियोग लगा के। इसके बाद में राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जल्द ही जारी कर सकता है जब इस प्रकार उन्हें हटाया गया है या उसी स्तर में संसद का ऐसा कोई विकल्प किया गया हो। मैंने आपको क्या बोला? महाभियोग। इस आदेश को संसद के दोनों दलों विशेष बहुमत अर्थ के कुल सदस्यों का बहुमत सदनों में शामिल और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उसे हटाने का आधार सहायक और अक्षमता होना चाहिए। यानी हटाने को कोई क्या होना चाहिए? कोई प्रावधान होना चाहिए भी इस न्यायाधीश ने ये गलती की है इसलिए इसके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। कितना लाया जाता है? आपके पास संसद के दोनों सदनों के कम से कम 2/3 सदस्य है। सेम टू सेम राष्ट्रपति वाले टर्म एंड कंडीशन इस पे लगते हैं। ये बात याद रख लेना। राष्ट्रपति के अंदर कैसे हटाया जाता मैंने आपको बता दिया था। और इसके अंदर क्या है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंदर आया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। मैंने आपको अभी भी बता दिया। महाभियोग की प्रक्रिया 2 ही ऊपर लगती है, एक तो राष्ट्रपति के ऊपर और दूसरा न्यायाधीशों के ऊपर। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। रिपब्लिक वी रामास्वामी 1991-93 और रिपब्लिक रैना मिश्रा 2017-18 में महाभियोग प्रस्ताव संसद के अंदर इनके खिलाफ लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ था। कौन कौन थे? तो 2 हैं। कौन कौन से? एक तो वी रामास्वामी है और दूसरे कौन है? रिपब्लिक रैना मिश्रा। ठीक है। 2 हैं ये न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ, यानी पूर्ण रूप से हटाया नहीं गया। और राष्ट्रपति, कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया हो। वेतन एवं भत्ते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, विशिष्टता, अवकाश और पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय संस्थानों या अतिरिक्त भोजन के बाद इनमें अंदर कटौती नहीं की जाती। कटौती नहीं की जाती का क्या मतलब होता है कि जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसका 2,80,000 वेतन है। ठीक है। और जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनके कितने हैं? 2,50,000। ठीक है। ये उनको वेतन मिलता है। और यहाँ कोने भी आप जान लाग रहे हैं न्यायाधीश जान चल रहा है किसी सरकारी क्षेत्र से उसने खाना खा दिया तो आप बिल बना दियो राष्ट्रपति की उसकी न्यायाधीश की तनख्वाह में से उसको कट कर लिया। ऐसे नहीं होता। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जा सकती है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। अभी भारत के अंदर मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होगा। भारत के अंदर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति द्वारा उसके न्यायालय के अंदर जितने भी न्यायाधीश होंगे उनमें से विशिष्ट न्यायाधीश होगा उसको मुख्य न्यायाधीश का पद दे देगा। आदर्श के रूप में मुख्य न्यायाधीश होगा और मुख्य न्यायाधीश अपनी देनदारियों के समझौते का असहाय होगा। यानी उसके पास भी सारी की सारी पावर होगी मुख्य न्यायाधीश वाली। और इसके बाद में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 125 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन या संदाय किया जाएगा जो संसद द्वारा विधि अवधारित करे और जब तक इस निमित्त या इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसे वेतन या संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। मैंने आपको जब सेकंड अनुसूची बताई थी तब मैंने आपको बताया था भी वेतन और भत्तों की चर्चा है जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित पद होते हैं उनके लिए। बात बताई थी ना। अभी देख लेना इसके अंदर वेतन की चर्चा है जो मैंने आपको बता दिया था 2,80,000 और 2,50,000 और 2,80,000। 126 के तहत जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब मुख्य न्यायाधीश कारण या अनुपस्थिति या अन्यथा अपने कार्यकाल या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के रूप में
न्यायालय इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकता है। मैंने आपको क्या बोला था अभी अभी भी, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो किसी विशिष्ट या वरिष्ठ आदमी को क्या कर देगा, मुख्य न्यायाधीश बना देगा। उसके पास जितनी पावर होंगी वो सारी की सारी मुख्य न्यायाधीश वाली पावर होंगी और वो भारत का फिर क्या कहलाएगा, मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा। 126 के अंदर 127 के अंदर क्या है, 127 के अनुसार जब सर्वोच्च न्यायालय के स्तर को जारी रखना या आयोजित करने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की एक न्यूनतम संख्या, जिसको कोरम बोलते हैं, कोरम और गणपूर्ति के अंदर कम से कम सदस्यता कितनी होती है, कम से कम, जैसे किसी भी काम की जांच कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास 15 सदस्य या जितने भी निर्धारित करती है संसद उतने होने चाहिए। यानी किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए कम से कम निर्धारित की गई संख्या, उसको क्या बोला जाता है, उसको कोरम बोला जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक निर्दिष्ट समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नामित कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब होता है, जैसे आपको किसी भी मामले की जांच करनी है तो आपका कोरम है, यानी कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, और आपके पास 15 न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है भी वो किसी भी राज्य के न्यायाधीशों को बुला के एक बार 15 न्यायाधीश एकत्रित कर सकता है। कितने कर सकता है, किसी भी राज्य के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को बुला के कम से कम या कोरम बना सकता है। कोरम कितनी संख्या पे बनता है वो संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, मैं आपको कल बता दूंगा वर्तमान के अंदर कितनी कोरम है। ठीक है, कोरम का मतलब समझ में आ गया ना, कम से कम संसद द्वारा निर्धारित की गई न्यायाधीशों की संख्या क्या कहलाती है, कोरम कहलाती है। अगर आपके पास कोरम के रूप में न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है भी वो राज्यों के न्यायाधीशों को अपने कोरम के अंदर शामिल कर सकता है या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। हमने 121 से लेके 127 तक जितने भी अनुच्छेद थे उन सबको बाई डिटेल चर्चा किया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया 121 से 27 से लेकर। ठीक है, अध्यादेश के बारे में पढ़ा, क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।